हरे कृष्णा। देखिए इलस्ट्रेशन 2 में मैंने आपको एसेट का पार्ट निकलवा दिया था, लाइबिलिटी बची थी और एसेट के पार्ट में एक छोटा सा करेक्शन जो है जो अपना आया भी था। डेटर जो हम लोगों के आए थे वो कितने आए थे? 27,20,000 अपने सही थे, इनके गलत थे। इनकी गलती कहाँ थी वो करेक्शन करा देता हूं। ये 1,20,000 इंटू 8 नहीं है, ये 1 लाख लिख लीजिए बुक में, 1,60,000 इंटू 8 है। ये 45,000 इंटू 8 नहीं है, ये 60,000 इंटू 8 है। और ये 90,000 इंटू 8 नहीं है, ये 1,20,000 इंटू 8 है। तो जाहिर सी बात है ये फिगर्स भी मल्टीप्लाई करके चेंज हो जाएंगी। तो ये फिगर हो जाएगी 9,60,000 की जगह 12,80,000, 3,60,000 की जगह 4,80,000 मल्टीप्लाई करके, और 1,20,000 इंटू 8 करते हैं तो 9,60,000। अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो 27,20,000। और ये इन्होंने कैसे किया है और अपने ने कैसे किया है, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। कोई अंतर ज्यादा नहीं है। अपने ने 27,20,000 के लिए क्या किया था, हम लोगों ने डायरेक्टली 170 की कॉस्ट उठा ली। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि हमारी 1,04,000 यूनिट्स पूरे साल में बन रही थी, याद है ना आपको ये डेटा दिया था। और 1,04,000 यूनिट पूरे साल में है, जिसकी कॉस्ट हमारी जो है वो 170 के हिसाब से हमने ली। ये पूरे साल की कॉस्ट है और हमने डिवाइड किया था उसको 52 से और मल्टीप्लाई किया था 8 हफ्तों से, क्योंकि डेटर 2 महीने के दिए थे और नीचे लाइन बोल रहा था कि 1 महीने में 4 हफ्ते मानिएगा, इसलिए हफ्तों में निकालना पड़ा था। तो इंटू किया था हम लोगों ने 8 हफ्तों से, तब हमारा जाकर के ये आप चेक करिए 27,20,000 आया था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना अलग अलग दिखाया। जैसे मटेरियल को इन्होंने ऐसे लिया, डेटर में तीनों चीजें ली अलग अलग, कि मटेरियल को लिया 1,04,000 इंटू मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 80 अपॉन 52 इंटू 8। अगर आप इस पोर्शन को करिए जरा, इतना करिए 1,04,000 इंटू 80 अपॉन 52, इतना करो कितना होता है 1,60,000। ये फिगर इन्होंने यहां ली है नीचे, देखो ये 1,60,000 और फिर इंटू 8 8 हफ्ते, समझे। ये हर जगह देखो 1,60,000 ऐसे आया है, फिर इंटू उसके हफ्ते। ठीक है। लेबर कैसे ली होगी, लेबर के लिए इन्होंने 1,04,000 यूनिट्स इंटू बताओ, बताओ कितने रुपए लेबर का वेजेस, 30 रुपीज अपॉन 52। और डेटर्स में लेबर लगी है 8 हफ्ते की। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि डेटर्स का वैल्यूएशन होगा रॉ मटेरियल पे भी, लेबर पे भी, ओवरहेड पे भी। तो अगर आप इतने पोर्शन को केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 60,000, वो ये है। ठीक है। तो इन्होंने कहीं से जहां से भी क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन उठाया, में भी टाइपिंग एरर या कॉपी पेस्ट का एरर, जो भी कह लीजिए आप उसको, तो वो एरर इसमें डेटर्स में हो गया, बाकी इन्होंने ठीक कर दिया था। और ओवरहेड की बात करते हैं सेम तरीके से, 1,04,000 इंटू 60 अपॉन 52 इंटू 8। तो ये पोर्शन अगर केवल इतना मल्टीप्लाई करें तो आपको 1,20,000 की फिगर मिलती है, इंटू 8 कर दिया गया। मैंने क्या कराया, मैंने कहा यार इतना कौन बवाल करेगा, तो हम लोगों ने ये तीन को एक साथ ले लिया कि 80 की ये कॉस्ट है, 30 की ये है, 60 की ये है, तो हमने कितने पे ले लिया 170। सवाल ये आता है कि आपको एग्जाम में जरूरी है डेटर्स में जब निकाले तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग दिखाएं? बिल्कुल कोई नीड नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना भी कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हमें जरूरत नहीं है कि हम अलग अलग उसको बाइफरगेट करके दिखाएं। बाइफरगेट कर देंगे वो भी ठीक है, नहीं करते हैं वो भी ठीक है, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात और, डेटर की ही बात कर रहे हैं। डेटर में मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी क्लियर किया था कि या तो डेटर्स को आप वैल्यू कर सकते हैं कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट पे कर रहे थे तो आप 170 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेलिंग प्राइस से करेंगे तो 200 से करेंगे। तो वो भी अगर आप करते हैं सेलिंग प्राइस से तो 1,04,000 यूनिट इंटू 200 अपॉन 52 और इंटू 8 वीक्स। तो आप जाहिर सी बात है ये फिगर अलग आएगी, 32 लाख आएगी। तो 32 लाख ये फिगर आएगी। अगर आप ये भी लेते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आपका आंसर सही माना जाएगा।
बस आप जो भी करिएगा न्यू सिलेबस वाले एक नोट दे दीजिएगा कि हमने ये किया, ठीक है ना, कि हमने उसको डेटर्स को सेल पे वैल्यू किया, या अगर कॉस्ट पे करिएगा तो हमने कॉस्ट पे। और ओल्ड सिलेबस वाले पहले कोशिश करिएगा, आपके में जितने क्योंकि सॉल्यूशन उन्होंने दिए हैं वो सेल पे वैल्यू करे हुए हैं डेटर, अगर आप लोगों ने देखे हो तो पहले कोशिश करिएगा ओल्ड सिलेबस वाले सेल पे वैल्यू करके। कौन कौन ओल्ड सिलेबस वाला एंट्रेस करें? हाँ, तो पहले कोशिश करिएगा कि उसको सेल पे वैल्यू करके देखिएगा डेटर्स का कोई ऑप्शन बैठ रहा है, फिर अगर बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आप कॉस्ट पे वैल्यू करिएगा, ठीक है। दोनों ही ठीक तरीके हैं, दोनों में हम ये नहीं कहेंगे कि ये ज्यादा बढ़िया है या ये गलत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अपनी जो डेटर की फिगर अगर चेंज हुई है तो ये टोटल भी जाहिर सी बात है ये 45,65,000 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 52,45,000, पक्का ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने टोटल किया है। हाँ, 52,45,000 ये टोटल होगा, और ये आखिरी फिगर भी चेंज हो जाएगी, 33,55,000 ना होके 40,35,000 होगी। चलो अब मैं आपको ये फिगर सारी समझा देता हूं कैसे आया। एसेट का पूरा पार्ट हम लोग ने कर लिया था। रॉ मटेरियल का स्टॉक की वैल्यू ये 6,40,000, फिनिश गुड्स की 13,60,000, WIP 5 लाख, डेटर भी समझाया। कैश 25,000 कहां से आया था? वो क्वेश्चन में गिवन था, 90% गिवन होगा, नहीं दिया होगा कभी तो क्वेश्चन तरीका बता देता है कैसे निकालेंगे, वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग लाइबिलिटीज के पार्ट में आते हैं, ये बची थी, तो चलिए लाइबिलिटीज के पार्ट को जरा पढ़ते हैं, ऊपर से क्या बता रहे थे। यहां से एक बार क्वेश्चन को एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से फिर से देख लेते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह कॉस्ट थी, यहां से रॉ मटेरियल स्टॉक में रहता है 1 महीना, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो चुका है। WIP आपने कर लिया है, फिनिश गुड्स का काम आपने कर लिया है। क्रेडिट जो सप्लायर को आप अलाउ करते हैं ये रहा, वो कितना है? 1 मंथ, यही है आपके क्रेडिटर। सप्लायर आपको सामान देता है, वो आपको क्रेडिट जो अलाउ करता है सप्लायर, वो 1 महीना, 1 महीना मतलब 4 हफ्ता। क्रेडिटर आपको क्या चीज बेचता होगा? रॉ मटेरियल। कितने रुपए का रॉ मटेरियल है? 1 यूनिट 30 रुपीज। आप पूरे साल में 1,04,000 यूनिट्स बनाते हैं, हर यूनिट का रॉ मटेरियल 30 रुपए का, यानी पूरे साल में इतना रॉ मटेरियल खरीद, हाँ 80, ठीक है, पूरे साल में यानी आप 1,04,000 यूनिट्स इंटू 80 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदते हैं। ये आप समझ गए ना, 1,04,000 यूनिट बनाते हैं, हर यूनिट बनाने के लिए 80 रुपए का रॉ मटेरियल, पूरे साल में इतना खरीदते हैं, यानी एक हफ्ते में डिवाइड बाई 52। और कितने महीने बोले? 1 महीना मतलब 4 हफ्ते, जरा कर लीजिए कितना? 6,40,000 ये रहा, ठीक है। तो ये कैसे आया? ये इन्होंने ऐसे लिखा है 1,04,000 इंटू 80 अपॉन 52 इंटू 4। तो ये जो 1,04,000 इंटू 80 अपॉन 52 करते हैं तो 1,60,000 आ जाता है, और फिर जब आप उसमें इंटू 4 करेंगे 6,40,000। क्लियर? इसके अलावा और क्या बोल रहा है ऊपर? लाइबिलिटीज की बात करें, करंट लाइबिलिटीज की, डेटर्स था उसका काम हो गया है। यहां से पढ़िए, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1.5 वीक्स, खुद ही वीक्स में दिया है सर। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब डिले, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसको हम लोग कहते हैं। तो वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस करंट लायबिलिटी है, 1.5 हफ्ते की रहती है। अब 1.5 हफ्ते की कैसे निकालेंगे? पूरे साल में आप 1,04,000 यूनिट्स बनाते हैं, हर यूनिट की लेबर जो है वो 30 रुपए की है, डिवाइड बाई 52, तो एक हफ्ते का हो गया, इंटू 1.5 कितना आता है? 90,000, ये रहा 90,000। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है, या आप आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हैं, दोनों में कुछ भी लिख देंगे, दोनों सही है। तो ये कैसे आया? ये आया 1,04,000 इंटू कितने रुपए? 30 रुपीज अपॉन 52 और इंटू 1.5 हफ्ते। सर ये 1.5 ही लेंगे क्योंकि ये हफ्ते में दिया, बाकी सब महीने में दिए थे, खुद ही हफ्ते में दिया। ओके, सेम तरीके से ओवरहेड पढ़ते हैं, जरा ऊपर क्या बता रहे हैं ओवरहेड के बारे में। नॉर्मली ये रहा, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस इज 1 मंथ। इसमें बताओ 1,04,000 यूनिट्स इंटू कितना करोगे? 60, डिवाइड बाई 52 और इंटू 4, क्योंकि 1 महीना है। बिल्कुल ठीक है, 4,80,000, यानी ये फिगर कैसे आई है?
ये फिगर आई है आपकी ओवरहेड वाली 1,04,000 इंटू 60 अपॉन 52 और 1 महीना था इसलिए 4 हफ्ते किए गए। इन तीनों का टोटल किया गया तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई इतनी 12,10,000। अब आपके करंट एसेट का जो टोटल था, बेसिकली इसको यहां लिख देता हूं, ये जो 52,45,000 है, इसको मैंने आपको सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं जब केवल करंट एसेट का टोटल करते हैं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। 52,45,000 करंट लायबिलिटी का टोटल 12,10,000, दोनों को माइनस करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 40,35,000। ठीक है, क्लियर? ओल्ड सिलेबस में वाला क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन दिए फिगर्स अलग होंगी। वो मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन इस तरीके के मिले ही नहीं है? अरे बुक दिखाओ, हम बता दें आपको कहाँ है बुक। दो एक मिनट। पलटा ही नहीं आप लोगों ने आगे। ये दिया तो है, ये है पेज नंबर 241 में एग्जाम्पल 4, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं। हाँ, हेडिंग नहीं दी हुई, मैं बता तो रहा था, हेडिंग जो है न्यू सिलेबस में नहीं, आप समझे नहीं, दिया सब कुछ ओल्ड में जो है वो न्यू में है। तो जितना भी आप न्यू में पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ओल्ड में नहीं है, बट ओल्ड में ढंग से नहीं दिया था, न्यू में थोड़ा ढंग से दिया है। तो ये एग्जाम्पल 4 आप कर सकते हैं, ये जो हम लोगों ने किया ये सेम है, मतलब डेटा अलग है। एग्जाम्पल 5 आप कर सकते हैं, हाँ लेकिन आप करके जाइए। एग्जाम्पल 6 कर सकते हैं, ये सब है ओल्ड सिलेबस में, ठीक है, सब कुछ है, ये लीजिए। चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन 3। इसमें कौन कौन से बच्चे घर से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालना है? वेरी गुड, और आंसर मैच भी हो गया है। ठीक है, चलो तो आप लोग मेरी हेल्प करना, फिर चलेगा? ओके, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing average amount of working capital required by solvent limited। वर्किंग कैपिटल निकालनी है, यानी कौन सी, ग्रॉस की नेट? नहीं, केवल वर्किंग कैपिटल बोल रहा है तो एग्जाम में क्या निकालोगे, नेट निकाल करके हम लोग आएंगे, ठीक है, यानी ग्रॉस तो निकलेगी, उसके बाद करंट लायबिलिटी भी माइनस करेंगे। और क्वेश्चन कह रहे हैं टेकिंग 360 डेज इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में कह रहे हैं आप 365 ना लेके 360 लीजिएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हम 365 से नहीं करेंगे, 360 से कर देंगे, ठीक है। एनुअल सेल्स आर एस्टिमेटेड एट रुपीज एट 5 लाख यूनिट एट रुपीज 2 पर यूनिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 2 रुपए का है, और जो सेल है वो 5 लाख यूनिट्स की है। प्रोडक्शन क्वांटिटी coincide with sale and will be carried on evenly throughout the year and production costs। इस लाइन का मतलब समझते हैं, लाइन हर जगह लिखी होती है, evenly throughout the year, ये लिखी ही मिलेगी, मतलब इसका मतलब नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा, लेकिन समझा देता हूं। ये देखो, evenly throughout the year प्रोडक्शन होता है हमारा, और इसमें भी लिखी होगी कहीं ना कहीं, you may assume that production is carried on evenly throughout the year। इसका मतलब ये होता है कि जैसे प्रैक्टिकल जीवन में तो क्या होता है कि मान लो इस महीने हमने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करी, हो सकता है अगले महीने हम 2 लाख यूनिट्स बनाएं या 80,000 यूनिट्स बनाएं, जरूरी थोड़ा ना कि हम सेम बनाएं। बट फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन आपका इवनली हो रहा है, वेजेस इवनली एक्रू हो रही हैं, मतलब हर महीने सेम अमाउंट ऑफ वेजेस। बट प्रैक्टिकल जीवन में हो सकता है कभी किसी महीने ज्यादा इंप्लॉइज रखने पड़े हो, किसी महीने कम, बट बिना ये एजम्पशन के हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो ये दिया ही होता है क्वेश्चंस में, और ये नहीं भी दिया होगा तो हम ये एज्यूम ही करके बैठते हैं, बिना उसके हम कैसे करेंगे। तभी तो हम ये करते हैं कि पूरे साल में जब आपका रॉ मटेरियल इतना है तो एक महीने का फिर इतना। एक्चुअल में सोचो, हो सकता है किसी एक महीने में ज्यादा लगाओ, किसी एक महीने में कम लगाओ, बट ये लाइन दी होती है और आपको कोई मतलब नहीं पूछेगा ना इसका कभी जीवन में। खैर, और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या दी हुई है, मटेरियल दिया हुआ है 1 रुपए पर यूनिट, लेबर 0.4 की है, ओवरहेड 0.35 रुपीज पर यूनिट के हैं। कस्टमर्स, कस्टमर मीन डेटर्स की बात करें, आर गिवन 45 डेज क्रेडिट। अगर एक काम करें, क्या आप लोग ने किया ही है तो मैं बस आप लोगों को चेक करा देता हूं। कस्टमर्स यानी डेटर्स जब आप निकालोगे करंट एसेट में, वैसे तो आप पहले स्टॉक वगैरह लोगे फिर डेटर्स लोगे, डेटर्स जब निकालोगे तो कैसे निकलेंगे डेटर्स, मैं इधर लिख रहा हूं, फिर मिला लेंगे अमाउंट वहां पे जाके। डेटर्स कैसे निकलेंगे सर, 5 लाख यूनिट्स पूरे साल में बिकती है, कहां थी 5 लाख यूनिट्स, ये
इंटू ये मटेरियल 1 रुपए, लेबर 0.4 प्लस 0.35, यहां ऐसे लिख दूं क्या ब्रैकेट में आपके लिए? आप प्लस कर लिया क्या आप लोगों ने? 1.75। अब अगेन यहाँ पे फिर से एक डिस्क्लेमर, आप चाहें तो यहाँ पे इंटू 1.75 की जगह इंटू 2 भी कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि या तो आप कॉस्ट पे ले लीजिए तो 1.75 है, कॉस्ट मतलब मटेरियल लेबर ओवरहेड सारा, और या फिर आप सेलिंग प्राइस पे लीजिए तो इंटू 2 कहां है ये, तो ठीक है हम लोग कॉस्ट पे ले ले रहे हैं। और सर फिर क्या करेंगे, तो पूरे साल की डेटर हुए डिवाइड बाई 360 करेंगे तो एक दिन का आ जाएगा, और इंटू 45 डेज बोल रहे हैं। 109,375 के आपके डेटर्स आ जाएंगे। आइए आपको चेक करा देते हैं करंट एसेट में, ये रहे आपके डेटर 109,375 कैसे आए हैं, यहां पे भी लिख देता हूं। 5 लाख यूनिट्स थी इंटू 1.75 और इंटू 45 अपॉन 360, तो 5 लाख इंटू 1.75 करते हैं पूरे साल की हमारी एक तरीके से डेटर्स कह लीजिए आप, 8,75,000 इंटू 45 अपॉन 360, 109,375। इन्होंने ये 8,75,000 कहां से लिख दिया? 5 लाख इंटू 1.75 करेंगे तो यही आएगा, इन्होंने वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इंटू 45 अपॉन 360 लिख दिया। समझ में आ गई डेटर्स की फिगर? ओके वापस ऊपर चलो। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन बोलता जाएगा मैं आपको सारी फिगर्स निकलवाता जाऊंगा, बाकी तो आप घर पे फिर उसको फॉर्मेट बना के कर ही लोगे ना। करंट एसेट्स एक साथ लिखना, करंट लायबिलिटीज उसके नीचे लिखना, ठीक है। ओके सर ये तो हो गया, डेटर्स की फिगर हमको समझ में आ गई है। और क्या है बेटा, आओ देखें। 60 डेज क्रेडिट इज टेकन फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर यानी करंट लायबिलिटी क्रेडिटर, फिगर यहां पे निकाल लें इसकी, निकाल लें क्रेडिटर्स की फिगर। 60 डेज का क्रेडिट आप पहले निकालोगे क्या? अभी आज ही सिखाया क्रेडिटर्स कैसे निकलते हैं, रॉ मटेरियल पे निकलते हैं। 60 दिन के क्रेडिटर्स हैं, 5 लाख यूनिट्स हैं, पूरे साल में जो आप बनाते हैं 1 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, 60 डेज की वैल्यू निकाल लो, 8,03,333 ऐसा, 5 लाख इंटू 1 अपॉन 360 इंटू 60, 83,000, 83,333, ठीक है। यानी क्या करना है सर, बता दीजिए एक बार। क्रेडिटर्स के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल पे निकलते हैं, तो क्या करेंगे क्रेडिटर्स की वैल्यू निकालेंगे, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, आप वो टेबल में लिखना, क्रेडिटर्स की वैल्यू 5 लाख यूनिट्स इंटू 1 रुपए का रॉ मटेरियल अपॉन भैया 360 करोगे तो एक दिन का आ जाएगा, इंटू 60 डेज ये लिखे थे, दैट इज 83,333.33। आपको लेना हो तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना हो तो नहीं भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो गया? ये क्रेडिटर्स कहां आएंगे, करंट लायबिलिटी में आएंगे, तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में 83,333.33, आपका 0.33 लेने का मन हो लीजिए, ना लेने का मन हो ना लीजिए। क्या किया है यहां लिख दे रहा हूं, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1 रुपए का रॉ मटेरियल इंटू 60 अपॉन 360, ठीक है। ओके वापस ऊपर चलते हैं, और क्या है ऊपर, ये हटा देते हैं, डेटर्स का पोर्शन हो गया है, क्रेडिटर्स का पोर्शन हो गया है। आगे क्या बोल रहे हैं सर, देखते हैं बेटा। 36 days supply of raw material and 15 days supply of finished goods are kept, यानी हमारे पास जो स्टॉक हम रखते हैं रॉ मटेरियल का, करंट एसेट की करंट लायबिलिटी, करंट एसेट वो 36 डेज का रखते हैं, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36 डेज का कैसे निकालेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालें सर, बेटा 5 लाख यूनिट्स पूरे साल में इंटू रॉ मटेरियल की एक यूनिट बनाने के लिए 1 रुपए का लगता है, इंटू 1 रुपीज अपॉन 360 कर देंगे तो एक दिन का आ जाएगा, इंटू 36, 50,000 आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाएगा। सॉल्यूशन में मेरे को कहीं गलती दिख रही है, आपको दिखे तो बताओ। तो ये 18 नहीं होगा, ये क्या होगा, 36 होगा। तो ये कैसे आया है, बाकी अमाउंट इन्होंने बाहर सही लिखा एकदम, तो ये कैसे आया है, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1 इंटू 36 अपॉन 360, ये जो मैं लिखता हूं ना 5 लाख इंटू 1 इंटू 36 अपॉन 360,
आप ये बीच वाले कॉलम में दिखाना, मतलब जरूरी नहीं कि बीच वाले कॉलम में जो इन्होंने लिखा है यही लिखना है, अपने लोग 5 लाख इंटू 1 इंटू 36 अपॉन 360 लिख देंगे, ऐसा क्या दिक्कत है। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं चल रहा हूं। क्वेश्चन के हिसाब से 15 डेज की हम सप्लाई रखते हैं, किसकी, फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होगा, मटेरियल की कॉस्ट पे कि लेबर पे कि ओवरहेड पे, तीनों के टोटल पे, और तीनों का टोटल था 1.75। तो 5 लाख यूनिट्स करिए जरा, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.75 अपॉन 360 इंटू 15। अब सब समझदार हो गए, सब बिल्कुल अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, यही 36,458.33, यानी क्या 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.75 इंटू 15 अपॉन 360। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं सर, देखते हैं बेटा। ये प्रोडक्शन साइकिल इज 18 डेज। ये क्या होती है प्रोडक्शन साइकिल, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल जब हम मशीन्स में डालते हैं, वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लगता है वो 18 डेज, यानी ये टाइम पीरियड होता है ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम है। प्रोडक्शन साइकिल 18 डेज की, एंड ऑल मटेरियल, लाइंस ध्यान से पढ़िएगा, ऑल मटेरियल इज इश्यूड एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन साइकिल। जब प्रोडक्शन साइकिल शुरू होती है तो रॉ मटेरियल पूरा लगा दिया जाता है, यानी जब आप WIP का वैल्यूएशन करेंगे तो रॉ मटेरियल पूरा 100% लेंगे, बाकी खर्चे बोले नहीं है तो क्या करेंगे, आधे आधे लेंगे। ये मैंने आपको समझाया ही था। अगर बोल देता कि बाकी खर्चे इतने लेना तो हम उतने लेते, तो यहां बोल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, रॉ मटेरियल तो 1 रुपए का ही लूंगा, लेबर 0.4 की आधी यानी 0.2 लेंगे, और ओवरहेड 0.35 के आधे 0.175 लेंगे। इन तीनों का जरा अगर टोटल करें जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, यानी 1 प्लस 0.2 प्लस 0.175, 1.375 पे आप वैल्यूएशन करिए WIP का, यानी 5 लाख यूनिट्स करिए जरा, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.375 डिवाइड कर दीजिए 360 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से। क्या करना है सर, WIP के लिए, WIP के लिए इन्होंने अलग अलग दिखाया, मैं एक साथ लिख रहा हूं। WIP के लिए क्या करना है सर, 5 लाख यूनिट्स इंटू, कम जगह इधर लिख दूं क्या, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ये केवल मटेरियल के लिए लिख रहे हैं, दोनों के लिए लिख रहे हैं, 5 लाख यूनिट्स इंटू 1.375 इंटू 18। तो आप देखेंगे तो आपका ये 34,000, ये वाली फिगर आ जाएगी 34,375। अलग अलग भी निकाला जा सकता था, अलग अलग, जैसे पहले हम क्या करते हैं, केवल मटेरियल का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लाख इंटू 1 इंटू 18 अपॉन 365 WIP में जो मटेरियल है, फिर लेबर का मल्टीप्लाई करते 5 लाख इंटू 0.2, नॉट इन 0.4, 5 लाख इंटू 0.2 इंटू 18 अपॉन 360, और ओवरहेड का करते 5 लाख इंटू 0.175 इंटू 18 अपॉन 360। ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे कि रॉ मटेरियल का करते 5 लाख इंटू 1 इंटू 100% इंटू 18 अपॉन 360। लेबर के लिए, लेबर मतलब WIP की तीनों चीजों का टोटल, WIP में लेबर जो है 5 लाख इंटू 0.4 इंटू 50% इंटू 18 अपॉन 360, 50% कर देंगे अपने आप वो आधा हो जाएगा। और फिर ओवरहेड के लिए 5 लाख इंटू 0.35 इंटू 50% इंटू 18 अपॉन 360। क्लियर। और अगर आप इतना ना दिखाना चाहें तो आप ये दिखा सकते हैं, 5 लाख इंटू 1.375 इंटू 18 अपॉन 360। और थोड़ा डिटेल में जाए तो 1.375 की जगह ब्रैकेट में लिख देना कि ये कैसे आया, 1 प्लस 0.2 प्लस पॉइंट कितना था वो ओवरहेड वाला 0.175, ऐसे लिख देना। समझ गए ना कैसे, मतलब मैं बता रहा हूं कैसे WIP को, अगर आपको यहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन दिखाना तो ऐसे दिखा देना कि 5 लाख मल्टीप्लाई में कैसे आया ये सर, 1 का मटेरियल है, 0.2 की लेबर है और 0.175 का हमारा ओवरहेड है, ठीक है, ये पॉइंट लगा है। हाँ, और फिर इंटू 18 अपॉन 360।
ऐसे थोड़ा आप कैलकुलेशन दिखा देना, या इसका एक वर्किंग नोट छोटा बनाने का मन करे तो वो बना देना, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई सेट पैटर्न नहीं है, बस उसको समझ में आ जाए आपकी बात। और कोई फिगर बच रही है क्या ऊपर? एक मिनट देखते हैं जरा, क्वेश्चन कुछ बचा है क्या? हाँ, ये एक आखिरी लाइन क्वेश्चन की, अ कैश बैलेंस कितना रखना है, करंट एसेट है कितना, इक्विवेलेंट टू 1/3 of the average of other working capital requirement is kept for contingencies। कह रहे हैं हम कैश कितना रखे हमने, बताओ। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो उसने फिगर बता दी थी 25,000 की, यहां फिगर नहीं बता रहा, कह रहा है यहां पे जो आपकी अदर वर्किंग कैपिटल आ जाए, वर्किंग कैपिटल ना कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दैट मींस बाकी सारे करंट एसेट्स ले लेना कैश को छोड़ के, माइनस सारी करंट लायबिलिटी करके जो वर्किंग कैपिटल आए उसका 1/3 कैश रखेंगे। तो हम करेंगे क्या, हमारे बाकी सारे करंट एसेट्स आ चुके हैं, करंट लायबिलिटी के नाम पे शायद क्रेडिटर ही निकला है यहाँ पे, और कोई करंट लायबिलिटी थी नहीं, तो वो हम माइनस करेंगे। यानी देखो क्या करेंगे, सारे करंट एसेट जिसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डेटर्स, ये सारे प्लस करेंगे तो ये टोटल करंट एसेट आए एक्सक्लूडिंग कैश। एक्सक्लूडिंग कैश समझ गए, इसको इसीलिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नहीं बोला गया। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो वो होगा जिसमें कैश भी जुड़ा, बट निकालना ही नहीं था, तो इसलिए यहां हेडिंग में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ना डाल देना, ठीक है। इसमें से एक ही करंट लायबिलिटी थी, जितनी भी होती सारी करंट लायबिलिटी हम माइनस करते, क्रेडिटर्स की करंट लायबिलिटी माइनस करी, तो ये अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई, मतलब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई अदर देन कैश। फिर इसका कितने निकालोगे, इसका 1/3, तो इस फिगर का 146,875 का 1/3 इंटू 1/3, ये आपकी कैश आ रहा है 48,958 का। कैसे आ रहा है सर, ये 146,875 इंटू 1/3 करके, और ये इसमें जुड़ेगा कि माइनस होगा, कैश है करेंट एसेट है, क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड हुआ तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आ गई। अब बताओ अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने बच्चे कर सकते हैं? ओल्ड सिलेबस में कैसा आएगा सुन लो, ओल्ड सिलेबस में एक आधी चीजें पूछेगा। ओल्ड सिलेबस फॉर एग्जांपल डेटर्स की फिगर पूछ लेगा, क्रेडिटर्स की फिगर पूछ लेगा कितनी है, वेजेस पूछ लेगा, आउटस्टैंडिंग अगर दी होगी, इसमें तो दी नहीं है, या और थोड़ा उसको अगर आपको काम कराना होगा उससे तो कैश पूछ लेगा। तो अब कैश पूछ बैठा तो आपको सारी रिक्वायरमेंट करके कैश निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सारी रिक्वायरमेंट आप थोड़ा रफ में कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, माइनस ये, तो कैश 1/3 होगा, वैसे भी कर सकते हैं। चलो आगे, अगला बोल रहे हैं एक और मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ओल्ड सिलेबस वाले ये ना सोचें कि ये उनके में नहीं है, सब उनके में है, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ते जाइए, जो नहीं होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग ने अपनी कैश की रिक्वायरमेंट निकाली, 1/3 बोल रहा था, या इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे 25,000 बोला था। यहां पे अब हम जो दूसरा अलग मेथड करने जा रहे हैं, आप समझ गए ना अलग मेथड। देखिए जब आपको शुरू किया था वर्किंग कैपिटल वाला ये वाला टॉपिक, तो इसमें जो मेथड्स थे आपको मैं लेके चलता हूं, ये इसमें हम लोग ने एक परसेंटेज ऑन सेल्स मेथड पढ़ लिया, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड में एक इक्वेशन टाइप का पढ़ लिया। ओल्ड सिलेबस में रिग्रेशन एनालिसिस मेथड के आने की संभावना कम है थोड़ी। तीसरा अभी पढ़ा फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट मेथड। चौथा पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, बट इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले मैं समझा देता हूं, क्योंकि कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नया ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या। अभी हम लोगों ने जो इलस्ट्रेशन 2 में किया उसमें कैश हमको दिया था 25,000 का, इलस्ट्रेशन 3 में कैश हमने निकाल लिया 1/3 ऑफ अदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जैसे ऐसे सारी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की डेटा हमको दिया होगा, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स में हमारे पास होंगे सारी फिगर्स, इधर कैपिटल वगैरह सब दी होगी, प्रॉफिट वगैरह जो दिया होगा, और जो बैलेंस शीट में हम बैलेंस बचेगा, मतलब मान लो हमने लाइबिलिटीज का टोटल किया और एसेट का टोटल किया, लाइबिलिटीज का टोटल ज्यादा आ रहा है, एसेट्स का टोटल कम आ रहा है, तो एसेट के टोटल में मतलब लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है लेट्स से 5 लाख, एसेट का टोटल आ रहा है 4 लाख, तो हम कहेंगे इसका मतलब कैश 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, या कैश 1 लाख का है, जो बैलेंसिंग फिगर होगी बैलेंस शीट में वो कैश होगा। कैश बोल लो या बैंक बैलेंस बोल लो, अब समझे, लाइबिलिटीज का टोटल अगर 5 लाख है
कैश और आपके एसेट्स का टोटल फिक्स एसेट एज वेल एज बाकी अदर करेंट एसेट्स का टोटल 4 लाख है, तो 5 लाख और 4 लाख यानी 1 लाख का कैश है। उल्टा भी हो सकता है सर, क्या ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है? बिल्कुल ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है आपके एसेट का टोटल आ रहा हो लेट्स से 5 लाख और लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 4 लाख, तो 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी अपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है। दोनों में अंतर समझते हैं? बैंक ओडी यानी बैंक का नेगेटिव बैलेंस, और पॉजिटिव होता तो एसेट साइड में बैलेंस बचता। बस यही करने वाले मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, आइए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 4। चलो तो अब पढ़ लो, चाहो तो ऊपर ही पढ़ लो। अंडर दिस मेथड ऑल एस्टिमेटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है एस्टिमेशन ही कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्टेड है, बैलेंस शीट आने वाले समय की बना रहे हैं। ऑल एस्टिमेटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन इन कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग कैश। क्यों? क्योंकि एज इट इज कैलकुलेटेड विद देयर, आप समझ रहे हैं, फोरकास्टेड फिगर्स की मदद से हम निकालेंगे। द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एसेट, balance of liabilities over asset will be cash, whereas the balance of asset over liability will be bank overdraft. We may understood the concept with the following illustration. Illustration देखते हैं, मैं करा रहा हूं आपको, पढ़ते हैं जरा क्या है। On 1st January 2006, इसमें भी वैसे शायद आप लोगों ने करंट एसेट निकाल लिए होंगे, ये भी दिया था मैंने, तो आपने देखा होगा वैसे ही निकले, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बस पीएनएल और बैलेंस शीट और बना लेंगे, वो काम हो जाएगा। On 1st January 2006, the board of directors of Littlemore and Company desired to know amount of working capital that will be required to meet the program they have planned for the year। कह रहे हैं 1 जनवरी 2006 की बात है, डायरेक्टर्स लिटिल मोर के जानना चाहते हैं क्या कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपना पूरा साल प्लान कर पाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है क्वेश्चन के एग्जाम में, रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या क्या बनाना है? एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आप टेबल बनाते हैं, अभी जो इलस्ट्रेशन 2, 3 में बनाई वो बनानी है। फोरकास्ट पीएनएल अकाउंट पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा फोरकास्टेड, एंड फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट के लिए देखिए डेटा दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दी है, 8% डिवेंचर दिए हैं, फिक्स्ड एसेट दिए, मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए आप इसमें ना, जब इसमें बैलेंस शीट आप बनाएं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप नॉर्मल तरीके से बैलेंस शीट बनाएं, बिल्कुल देसी तरीके से, टी शेप वाली, कि इधर लाइबिलिटीज उधर एसेट, तो लाइबिलिटीज और एसेट जो दिए हैं वो तो है ही है। और क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 60,000 यूनिट एंड इज प्रपोज्ड टू मेंटेन द सेम ड्यूरिंग 2006। पिछले साल भी हमने 60,000 यूनिट बनाई थी और अगले साल भी हम सोच रहे हैं कि हम कितनी बनाएंगे? 60,000। हमेशा जो काम होता है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालते हैं, वो आने वाले साल की निकाली जाती है, यानी आने वाले पीरियड की, मतलब वो पीरियड साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो अगर कहते हैं कि अगले साल हम सोच रहे हैं 70,000 यूनिट्स बनाएंगे, और कहते हैं तो हम 70,000 के हिसाब से सारा काम करते हैं। यहां तो बोल रहे हैं कि पिछले साल भी 60,000 यूनिट्स बनाई थी और इस साल भी 60 बनाने की सोच रहे हैं, तो 60 के हिसाब से करेंगे। और क्या बोल रहे हैं, ये लाइन पढ़ना, द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल 60%, वेजेस 10, ओवरहेड 20%। ये लाइन कम समझ में आ रही है, फिर से पढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, अभी जैसे बाकी क्वेश्चंस में ना दे देता था कि रॉ मटेरियल 1 रुपए का है, वेजेस 0.4 की है, यहां ऐसे ना बता के यहां कह रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है उसका 60% रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। तो सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं पहले, कहीं ना कहीं जरूर होगा, ये दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 5, तो यानी अगर मैं बात कर ही लेता हूं पूरी, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपए है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट रुपए पर यूनिट कितनी होगी? 5 रुपए का 60% निकालो जरा, 3 रुपए का रॉ मटेरियल होगा पर यूनिट, 3 रुपए का ये है, ये आप समझ गए ना, 5 का 60%, वेजेस 5 की 10% यानी 50 पैसे, 0.5 आप बोल रहे हैं, और ओवरहेड 1 रुपए, 5 का 20%, जो ये हमको मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट और ओवरहेड पर यूनिट डायरेक्टली ना देके ऐसे दिया, तो हम लोग ने निकाल लिया कि यानी मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए 3 रुपए का लगता है, लेबर 50 पैसे की और ओवरहेड 1 रुपए का। क्लियर हो गई ये बात? लाइन, ये लाइन आपको हो सकता है कि एग्जाम में मिल जाए। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, क्या इंफॉर्मेशन है? रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months बिफोर इश्यू टू प्रोडक्शन। ये क्या चीज दी हुई है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल
एक्सपेक्टेड एक स्टोर में रहता है, स्टॉक रहता है 2 महीने के बराबर। अब रुक जाते हैं, जरा एक एक वैल्यू निकालते चलते हैं, कौन बार बार पढ़ेगा, बार बार निकाले। एक एक वैल्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी पूरे साल में कितनी यूनिट्स बनती है हमको बता दो। 60,000 यूनिट्स। ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैं निकाल रहा हूं 60,000 यूनिट इंटू एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल 3 रुपीज का है, ये हम लोगों ने ये निकाला था 3 रुपए का। ये तो पूरे साल का हुआ, अपॉन 12 कर देंगे तो 1 महीना, इंटू आपसे 2 महीने का बोल रहे हैं, इंटू 2। 60,000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 2 करके बताओ 30,000। तो 30,000 का करंट एसेट कौन सा वाला है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आइए चेक कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 रुपए। मेरी समझ में आ गया, ठीक लिखा है इन्होंने। 60,000 यूनिट्स इंटू 3 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, इंटू 2 अपॉन 12। कहीं हफ्तों में कर रहे थे इलस्ट्रेशन 2 में, कहीं पे वीक्स में कर रहे थे, मतलब इलस्ट्रेशन 2 में, और कहीं पे आपने देखा था इलस्ट्रेशन 3 में डेज में ले रहे थे, या मंथ्स में ले रहे हैं। ये कैसे समझोगे एग्जाम में, जैसा दिया होगा। जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ पे आपको महीनों में दिया और कहीं कुछ बोल नहीं रहा हफ्ते, तो महीने में कर ले रहे। इलस्ट्रेशन 3 में हम लोगों ने जब किया था तो वहां दिन में सब कुछ दिया था, और ये भी बोल रहा था 360 दिन, तो उसमें कर लिया। वहां पे हफ्तों में दिया था, उसमें कोई अपना दिमाग थोड़ी ना लगाना है, तो जैसा दिया होगा वैसा कर लेंगे। ठीक है सर, ये तो हो गया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को समझ में आ गया है। ओके बेटा, और पढ़े क्वेश्चन को, और पढ़ो। Each unit of production is expected to be in process for 1 month। बताओ ये काहे का क्या चीज है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, WIP है 1 महीना। अब क्या करोगे आप, अपने आप करो, WIP की फिगर निकालो अपने आप। अभी आ गई, बाकी लोग जो नहीं निकाल के लाए वो अब निकाल लीजिए। रॉ मटेरियल पूरा ले लेना, वेजेस और ओवरहेड आधी आधी लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसा करके चलते हैं। रॉ मटेरियल पूरा 3 रुपए रहेगा, वेजेस 0.5 की आधी रहेंगी यानी 0.25 रहेंगी, ओवरहेड 1 के आधे रहेंगे यानी 0.5, तो 3.75 हो रहा है WIP के वैल्यूएशन के लिए। 60,000 यूनिट इंटू 3.75 अपॉन करना है 12 से, और मल्टीप्लाई करना है 1 महीने से। 18,750 का आपका WIP होगा। ये रहा WIP की फिगर 18,750। तो कैसे आई, हम लोगों ने तो ऐसे किया, ये भी ठीक किया, इन्होंने गलत नहीं किया। देखो इन्होंने, इनका समझ में आता है आपको। ये 60,000 इंटू 3 का रॉ मटेरियल इंटू 1/12, 60,000 इंटू पॉइंट का वेजेस उसका 50% इंटू 1/12, 60,000 इंटू 1 का 50% ओवरहेड इंटू 1/12। और हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं अगर आप इतना ना करना चाहो तो आप क्या करना, WIP लिखना, और फिर 60,000 इंटू ब्रैकेट में लिख के दिखा देना 3 प्लस 0.25 प्लस 0.5, या एक वर्किंग नोट छोटा सा बनाना हो तो बना देना। और या अगर आपको ऐसे ही समझना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटू यहाँ आगे जगह नहीं आ रही तो इंटू 1/12, तो आपका 18,750 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल का WIP हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन सही चल रहे हैं, और देखते हैं क्या दिया। फिनिश गुड्स विल स्टे इन द वेयरहाउस अवेटिंग डिस्पैच टू कस्टमर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। फिनिश गुड्स 3 महीने। फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होते हैं, सारी कॉस्ट पे। 3 प्लस 0.5 यानी 3.5 प्लस 1 4.5 पे फिनिश गुड्स को वैल्यू करो। 60,000 इंटू 4.5 अपॉन 12 इंटू 3। सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए, इससे ज्यादा हमको क्या ही चाहिए। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और आप कह रहे हैं सर 67,500, ये बता रहे हैं ना, ये कैसे आया फिगर। 60,000 इंटू 4.5, क्योंकि 3 का रॉ मटेरियल था, 0.5 की वेजेस थी, 1 का ओवरहेड था, और इंटू 3 महीने अपॉन 12 महीने। 67,500। ठीक है, और क्या है फिनिश गुड्स के अलावा अगर चले, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। आप तो जब बनाओगे तो पहले सारे करंट एसेट्स लिखा करो, फिर बाद में करंट लायबिलिटी, बट अभी तो मैं ऐसे ही इसमें समझा रहा हूँ। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 2 महीने का है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल।
2 महीने का। क्रेडिटर्स किस पे निकलते हैं? रॉ मटेरियल पे, यानी 3 रुपए पे। 60,000 यूनिट इंटू 3 रुपए और इंटू 2 महीने अपॉन 12 महीने। 30,000 के बच्चे बोल रहे हैं क्रेडिटर्स आएंगे सर। ये 30,000 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कैसे आएंगे सर? 60,000 इंटू 3 रुपए का रॉ मटेरियल इंटू 2/12। हाँ सही है बिल्कुल। और देखते हैं और क्या आ रहा है ऊपर, और क्वेश्चन में क्या जो जो बोलता जाए। क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। अगेन यहाँ पे डेटर्स पे दोनों काम हो सकते हैं, या तो आप उसको कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं या आप सेलिंग प्राइस पे वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। नहीं नहीं सुन लो, इन्होंने ना डबल गेम खेला है। डबल गेम बोले तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाई है ना, उसमें डेटर्स कॉस्ट पे वैल्यू की है, और जो बैलेंस शीट बनाई है फोरकास्टेड, उस पे सेलिंग प्राइस पे ले लिया है। तो दोनों जगह फिर एक ही क्वेश्चन में मेरे हिसाब से हमें जो लगता है एक होना चाहिए। तो या तो दोनों सेलिंग प्राइस पे लीजिए या दोनों कॉस्ट पे लीजिए। तो मैंने आपके ऊपर वो छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो दोनों आप कॉस्ट पे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। खैर, तो कॉस्ट पे ही आप कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो कॉस्ट पे चलते हैं। अगर तो 4.5 रुपए की कॉस्ट है, 3 + 0.5 + 1 4.5 रुपए। 60,000 यूनिट इंटू 4.5 रुपए और इंटू 3 महीने डेटर्स के अपॉन 12 महीने। 60,000 इंटू 4.5 रुपए इंटू 3/12। 67,500 के हमारे डेटर्स आ गए। और क्या बोल रहे हैं? अगर हम उस पे लेते, सेल पे देते तो कितने आते? अच्छा बताओ, सेल पे लेते तो 60,000 इंटू 4.5 की जगह इंटू 5 हो जाता। 60,000 इंटू 5 इंटू 3/12 75,000 हो जाते। वो भी ठीक है क्या सर? बिल्कुल वो भी ठीक है, वो 75 हो जाते। और क्या है क्वेश्चन में? ऊपर चले। सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, इसका काम आपने यहाँ पे कर लिया। और सेल एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये लाइन लिखी है। ये लाइन का मतलब क्या है? सेल एंड प्रोडक्शन फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न, वही इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये लिखी हो ना लिखी हो, आपसे ज्यादा कोई लेना देना इसका बहुत है नहीं। खैर, वर्किंग कैपिटल में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हो गया है, और क्या था? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया है, डब्ल्यूआईपी का भी हो गया है, डेटर भी हो गया है। आप टोटल करोगे तो ये आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 187,750 की, इसमें से एक ही करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, नेट वर्किंग कैपिटल आ गई यहां तक। हाँ, ये 187,750 नहीं आ रहा है टोटल करने में, तो गलत हो सकता है, इनसे गलती हो, सही कर देंगे। मतलब बाकी फिगर्स तो अपनी सही थी, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 30,000 का रॉ मटेरियल है, 67,500 की हमारा फिनिश गुड्स है, 18750 की डब्ल्यूआईपी है, और डेटर्स भी 67,500 है। तो 183,750 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, गलती हो गई इनसे। 183,750, ठीक है। और फिर 30,000 माइनस करो, वो ठीक लिख दी फिगर है, वो टाइपिंग एरर होगा, ठीक है। ये ठीक लिखिए, माइनस वही किया है, तो बिल्कुल ठीक है। 183,750, ठीक है। थैंक यू। ओके, अब मैं बात करता हूं भाई साहब, और क्या बनाना था इसमें? दो चीजें और बनानी है। क्या क्या? पीएनएल और बैलेंस शीट। देखो, जब तक पीएनएल नहीं बनेगा तब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि पीएनएल से जो प्रॉफिट निकलता है वही प्रॉफिट तो कैपिटल में आपको पता है बैलेंस शीट में ऐड होकर के दिखाया जाता है, या अलग से भी आप दिखा सकते हो रिजर्व सरप्लस में। तो पहले पीएनएल की बात करते हैं। छोटे से पीएनएल की बात करूंगा। पहले बताओ, पीएनएल में सेल्स जाती है, तो बाई साइड में सेल कितनी होगी? 60,000 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो जितना भी आएगा, अभी करेंगे, अभी कर लेंगे, 3 लाख आएगा। इसके अलावा टू साइड में खर्चे जाएंगे। खर्चे का स्टॉक जाएगा कि खर्चे जाएंगे? खर्चे जाएंगे। पूरे साल में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है? 60,000 यूनिट इंटू 3, 1,80,000 का ये जाएगा टू साइड में, टू रॉ मटेरियल। टू वेजेस 60,000 इंटू 0.5, 30,000। टू ओवरहेड 60,000 इंटू 1, 60,000। इससे करके हमारा 2 जीपी आ जाएगा। फिर जीपी बाई साइड में, बाई जीपी, और जो भी और कोई खर्चे होंगे तो वो इसमें आ जाएंगे।
तो पीएनएल में हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। सर और कोई खर्चे है नहीं, एक खर्चा और है, डिबेंचर खर्चा नहीं है। डिबेंचर पे जो डिविडेंड नहीं देंगे, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देंगे वो खर्चा है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 50,000 का 8%, 4,000। अब मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर बना रहा हूं और आप मेरी हेल्प करना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ऊपर लिखना फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, फोरकास्टेड फिगर है। और सर हम लोग घर पे पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है बेटा। यहाँ बाई सेल्स 60,000 इंटू 5, ये लिखूं ये ब्रैकेट में कि आप समझ रहे हो 3 लाख आएंगे, समझ गए हो ना। टू रॉ मटेरियल 60,000 इंटू, बोलो कितना लिख दूं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मर्जी आपकी। 1,80,000 टू डायरेक्ट वेजेस 60,000 इंटू 0.5। अब मैंने DW लिखा है, आप डायरेक्ट वेजेस पूरा लिखोगे ना, RM ना लिखना, रॉ मटेरियल लिखना, ठीक है। हाँ कितना बता रहे हैं आप भैया, 30,000 टू ओवरहेड 60,000 इंटू 1, 60,000। सर और कोई खर्चा है नहीं, डायरेक्ट खर्चे सारे हो गए, तो हमारा 2 GP आ जाएगा। जीपी के लिए पहले हमको सबको पता है टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, दोनों साइड का टोटल 3 लाख लिख देंगे, जो ज्यादा टोटल होता है वो दोनों तरफ लिख देते हैं। फिर 3 लाख में ये तीनों फिगर माइनस करेंगे, और मेरे हिसाब से 98 का प्रॉफिट 30,000 आएगा। कितना आएगा दिख रहा था, 98 का प्रॉफिट दिख रहा है, 5 रुपए की वो है सेलिंग प्राइस, 4.5 की कॉस्ट, 98 का प्रॉफिट। 98 समझते हो, तुम लोग के जीवन में 98 कभी चली है? नहीं, हम लोग छोटे थे ना, हम लोग के में चलती थी, 50 पैसे लेके जाते तो एक टॉफी दे देता था 50 पैसे की। मेरे पास अभी भी रखे हैं 50 पैसे कुछ, और उसकी वैल्यू ही नहीं बची। अब तो लोगों ने 1-2 रुपए भी लेने बंद कर दिए ना, कहते ये क्या दे रहे हैं आप। अच्छा गरीब को भी अगर आप मान लो कोई आपसे मांग रहा है 1-2 रुपए 5 रुपए दे दो, तो हो सकता है वो अपने आप से आपको और दे दे कि आप भी हमारे साथ आके बैठो। ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, वेटर को टिप दो, अगर आप 50 की टिप दो, मुंह बनाएगा, है ले लेगा, लेकिन मुंह बना। 100 की दो तो फिर गाड़ी भी बैक करा देगा, आइए सर, आइए आइए सर, थोड़ी सौंफ चीनी और खा लीजिए। YGP कितना आएगा, 30,000। और यहां पे एक खर्चा यहां डाल रहे हैं 2 डिवेंचर इंटरेस्ट, और ये कितने फिगर थी डिवेंचर की, क्वेश्चन कहां गया, ये 50,000 का 8%, 50,000 का 8%, ठीक है, 4,000। बस और कोई खर्चा है नहीं, तो 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बताओ कितना बचेगा। सबको समझ आ रहा है ना कैसे करा, ये 30,000 यहां का टोटल, 30,000 यहां का टोटल, तो 30,000 माइनस 4,000, 26,000। अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ठीक है। 26,000 ये आगे, ये नोट करना हो तो कर लो, फिर बनाए, ये नोट करना है आपको, ये नोट कर लो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बना ही लोगे घर पे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। और आपने देखा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम लोग ने कहीं पे भी कैश नहीं लिया है, क्योंकि कैश पता ही नहीं था, वो ही तो कैश निकालना है फोरकास्टेड बैलेंस शीट से। तो अब आप पहले फोरकास्टेड पीएनएल बनाओ। तो सर पीएनएल क्यों बनाया, दो चीजों के लिए बनाया, एक तो क्वेश्चन कह रहा था पीएनएल बनाओ इसलिए बनाया, दूसरा हमें प्रॉफिट चाहिए थे बैलेंस शीट में बनाने के लिए, इसलिए बनाया, ठीक है। तो आप ये करिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट बनवा देता हूं। फोरकास्टेड, आप ऊपर पूरी हेडिंग डालना, फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डाल सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट, तो आप कायदे से बनाइएगा, अभी जल्दी से नोट कर लो। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ना बोले और सिर्फ बैलेंस शीट के लिए बोले, तो आप ये दिखा दीजिएगा कि भाई 5 की सेलिंग प्राइस है, 4.5 की कॉस्ट है, तो 0.5 आपका 60,000 इंटू 0.5, 30,000 का जीपी माइनस ब्याज डिवेंचर का, तो हमारा 26,000 का नेट प्रॉफिट। ऐसे एक वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। पता है मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, कर तो लोगे, वो मेरे को अपने ऊपर और तुम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस है। चिंता इस बात की कि जो न्यू सिलेबस वाले हैं वहां पे टाइम उनको पूरा पड़ेगा कि नहीं। बहुत ज्यादा संभावना है कि आप यही क्वेश्चन करने में 3 घंटे ना लगा दें। तो इसलिए न्यू सिलेबस वाले बहुत स्पीडली काम करिए, घर पे खूब प्रैक्टिस करिए,
और मैं जैसा कि बोला है कि क्वेश्चंस यही सब रिपीट करेगा इंस्टीट्यूट, और कुछ नहीं करेगा आपके साथ, यही सब रिपीट करेगा। फिगर्स हो सकता है बस थोड़ी बहुत चेंज कर ले, नाम चेंज कर दे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो। ओल्ड सिलेबस वालों का तो जल्दी पेपर नहीं छूटता है, तो उसमें टेंशन नहीं है, उनका पेपर नहीं छूटता। हो गया डन। चलें आगे। फोरकास्टेड पीएनएल बना लिया, बैलेंस शीट बनाए। चलो फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके फोरकास्टेड बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट और इधर एसेट अमाउंट ये डाल लीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन पे चल रहा हूं। क्वेश्चन में कुछ फिगर्स तो हमको बताई हुई थी उसने, कहां गया, हाँ ये देखिए क्वेश्चन में जो जो फिगर बताई थी वो तो मैं ले लेता हूं। एक तो देखो इन्होंने शेयर कैपिटल बताई थी 2 लाख, वो मैं लाइबिलिटी साइड लिखूंगा, अभी पहले डिस्कस कर लेता हूं। डिबेंचर 50,000 लाइबिलिटी साइड लिखूंगा। फिक्स्ड एसेट मैं लिखूंगा एसेट साइड में, और अभी मैंने प्रॉफिट निकाला है वो भी मैं लाइबिलिटी साइड में एज अ रिजर्व एंड सरप्लस लिख करके दिखा दूंगा। तो मेरे को फिगर्स बताते जाना ये आप लोग। शेयर कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, और इसी के नीचे मैं एक काम करता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस दिखा देता हूं, दैट इज प्रॉफिट, ब्रैकेट लिख दे रहा हूं प्रॉफिट। कितना था हमने निकाला भी पीएनएल में, 26,000 का। 8% डिबेंचर से कितने रुपए के, 50,000 के। और सर फिक्स्ड एसेट दिए थे वो इधर आएंगे बेटा, फिक्स्ड एसेट 1 लाख कितना था, 25,000, 1,25,000 रुपए। अब इसके अलावा भी कुछ और आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनाई है, तो जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ये आपका करंट एसेट है, ये पता है। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स की फिगर लेफ्ट हैंड साइड, जो जो फिगर आपने निकाली वो सब भी यहां आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो आपने बनाई, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, मैं बुक निकाल लेता हूं तो बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा। 667, कहां गया, ये रहा, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट में 2 लाख का ये ले लिया, 50,000 ये ले लिया है, 8% डिबेंचर्स, 26,000 वहां से लाया, 1,25,000, ठीक है। अब मैं आंसर का पार्ट देख रहा हूं। आंसर में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, बताओ कहां लिखूं, एसेट साइड में। करंट एसेट है बेसिकली ये आपका 30,000 का। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आया था हम लोगों का, 67,500। उसके बाद स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना आया था हम लोगों का, 18750 ना। उसके बाद आपके क्या है, डेटर्स। अब डेटर्स में अगेन मैंने आपको दिखाया, जैसे बैलेंस शीट में इन्होंने वो लिया है, आपने वो लिया है, तो आप कौन सा लेने जा रहे हैं। तो मैं यहां ऐसे लिख दे रहा हूं आपके लिए, एग्जाम में भी आप क्या करना, डेटर्स और ब्रैकेट में लिख देना एट कॉस्ट 67,500। और कुछ तो नहीं था, नहीं बेटा, एक करंट लाइबिलिटी थी ना, कौन सी, लेस करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ क्रेडिटर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं कितने रुपए के क्रेडिटर्स हैं, 30,000। बस बुक बंद कर दो, खत्म। अब सर टोटल करते हैं और देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा है। पहले जो साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दोनों जगह पे लिखेंगे। आप चेक करो बेटा, ये टोटल चेक करो, कौन सी साइड का ज्यादा है, आप वो मेरे को बता दो। लाइबिलिटी साइड का ज्यादा है कि एसेट साइड का, एसेट साइड का ज्यादा है, कितना है, तो मैं दोनों जगह लिख दूं ये फिगर, 30,80750, 30,80750 एसेट साइड का आप कह रहे हैं ज्यादा है। तो अब डिफरेंस निकालो, लाइबिलिटी साइड में कितना डिफरेंस बचता है। ये क्या आएगा लाइबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी में बच रहा है इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर एसेट साइड में बैलेंस बच रहा होता तो बैंक बैलेंस आता, यानी पॉजिटिव बैलेंस आता। और कितना डिफरेंस बता रहे हैं आप, मैं भी एक बार निकाल लूं क्या, 2750।
आपके आंसर से मैच नहीं हो रहा होगा जो इन्होंने दिया है, रीजन बीइंग उन्होंने डेटर 75,000 लिया। अगर 75,000 लेंगे तो आपके आंसर से मैच हो जाएगा, बट हमें आंसर से मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो डेटर्स एट कॉस्ट आप कह रहे थे वो ले लिया, सेलिंग प्राइस कहते तो वहां पे भी सेलिंग प्राइस पे लेते, यहां पे भी। बिल्कुल ठीक है अशप्रीत कुशार, बिल्कुल सही। 2750 का डिफरेंस है और इसको हम लोग ने बैंक ओवरड्राफ्ट में ही दिखाना है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में कोई नया तरीका नहीं था, बस बनाने के लिए हेडिंग बना दी गई इन्होंने कि हम फोरकास्टेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से निकालने वाले हैं अपनी कैश फ्लो की पोजीशन, जिसके लिए करना वैसा ही था जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, बस यहां बैलेंस शीट और बना दी कैश की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगर डेटर 75,000 होते तो फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना बचता, और बढ़ जाता ना। 75,000 होते तो बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना बचता? फिर बचता 10,250। आप भी निकालो एक बार, अगर 75,000 के डेटर्स लेते अगर हम लोग सेल प्राइस में तो 10,250। तो बुक में जो आंसर है वो 10,250 इसलिए है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आपका ये वाला मेथड भी हो गया। अब अगले मेथड की तरफ चल रहे हैं। अगला मेथड क्या है? ऑपरेशनल साइकिल मेथड, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये क्या है बेसिकली? ये है बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये होता क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल? ओल्ड सिलेबस वाले देखें तो उसमें तो इन्होंने बनाई हुई है, पूरा एक सर्किल सा बुक में बनाया हुआ है। न्यू सिलेबस में इन्होंने वो वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं बनाई है। मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ किस तरीके की दिखती है। गूगल बाबा की मदद ले लेते हैं। ये देखिए, दिख रही है आपको? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये आप देखिए तो ये कैश है, कैश कन्वर्ट हुआ किसमें? हाथ दिख रहा है मेरा? हाँ ठीक है, कैश कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी से क्या बनेंगे? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बिकेंगे, सेल्स होगी डेटर, और फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा। फिर अगेन रॉ मटेरियल। ये एक ऑपरेटिंग साइकिल हुई, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल हुई। आप समझ रहे हैं? ये टाइम जितना बड़ा होगा, जैसे ये देख लो एक और इमेज है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्रोडक्शन में गई, यानी डब्ल्यूआईपी का पीरियड है वो, ये जो बीच वाला पीरियड है ना, ये डब्ल्यूआईपी का पीरियड है। तो फिनिश गुड्स हुआ, माल बिका, सेल, सेल से काहे में कन्वर्ट हुआ? अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आप ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स बोल सकते हैं। फिर कलेक्शन हुआ तो कैश आया, फिर आपने परचेज किया रॉ मटेरियल। ये साइकिल जितनी बड़ी होगी आपकी, उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर ये साइकिल आपकी छोटी हो जाए तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये एक और इनवॉइस है, दिख रहा है? समझ गए हो ना वर्किंग कैपिटल साइकिल? हाँ, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपने कभी मार्केट में इनको देखा है, ये ऑटो टेम्पो वालों को देखा है? इनको बड़ी जल्दी रहती है, रहती कि नहीं रहती है? एक्सीलेटर पे ईंटा रख के चलाते हैं। उसका कारण समझिए जरा, समझते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए एक कोई ऑटो टेम्पो वाला है और वो
पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी मींस मान लो सपोज करो गुमटी से कहां जाते हैं ऑटो टेम्पो, गोविंद नगर, ठीक है, गुमटी से गोविंद नगर, और एक बार उसको जाने में लेट से सवारियां भर भर के जाता है, 1 घंटा लगता है, मान लो एक बार जाने में 1 घंटा लगता है, सवारी भर भर के सब जाता है ना, 1 घंटा लगता है, और लेट से वो एक बार में 100 रुपए कमा लेता है, गैस वैस का खर्चा हटा के मान लो 100 रुपए उसकी अर्निंग हो जाती है, सम्मान रहे, सब एस्टिमेशन है। 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, और पूरे दिन में वो 8 घंटे काम करता है, तो पूरे दिन में कितना कमाता है? 800 रुपए, क्योंकि एक तरफ जाता है 1 घंटे में 100 रुपए कमाता है, फिर आता है फिर 1 घंटा, फिर 100 रुपए कमाता है, फिर 1 घंटा, 8 घंटे काम करता है, यानी 8 चक्कर लगे जाने और आने मिला करके, टोटल 8 चक्कर, 800 रुपए उसने कमाए। अब वो अगर अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करे, वो एक्सीलेटर पे ईंटा रख दे, सामने वाला खुद ही हटेगा किनारे, उसको भी क्या ही डर, उसकी टेम्पो वगैरह में आप देखते हैं इतनी सारी स्क्रैचेस क्रोचे होती है, उसको क्या ही डर है, बगल वाला गाड़ी वाला जो महंगी गाड़ी खरीद के जा रहा है वो खुद ही किनारे जाएगा, पहले इसको जाने दो। तो अब जरा समझिए, अगर वो अपने इस टाइम को 1 घंटे को लेट से आधा घंटे में कामयाब हो गया करने में, कि 1 घंटे की जगह गुमटी से आपने जो बोला गोविंद नगर पॉइंट ए से पॉइंट बी आधा घंटा हो गया में पहुंच गया, तो अगर वो काम 8 ही घंटे करेगा, तो अब 8 घंटे में, जैसे पहले 8 ट्रिप्स बना रहा था, 8 ट्रिप समझ गए, 8 बार जाना आना, तो अब 8 घंटे में 16 ट्रिप हो जाएंगे, आधे आधे घंटे की एक ट्रिप, 16 ट्रिप, हर ट्रिप का 100 रुपए प्रॉफिट, तो अपने आप प्रॉफिट 1600, इसलिए उनको जल्दी रहती है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, ऑपरेटिंग साइकिल भी आप इसको बोल सकते हैं, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये कम हो, जब ये कम होगी तो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होंगे। अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल, वही टेम्पो वाला एग्जांपल, 1 घंटे की होगी, 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन केवल 8 हो पा रहे हैं, और एक ऑपरेशन में अगर वो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है तो बाकी उसमें फिर वो 800 का कमा रहा है। और अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल उसने 1 घंटे की जगह आधा घंटा कर दी तो उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन 16 हो गए, प्रॉफिट 1600 हो गए। दूसरा एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं डॉक्टर, पहले के डॉक्टर्स और अब के डॉक्टर्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले के डॉक्टर आराम से देखते थे लोगों को, है ना, समझते थे क्या हुआ है, उसकी बातें समझते थे, कि आधा ज्यादा पेशेंट तो अगर डॉक्टर प्यार से बात कर ले तो उसी में सही हो जाता है कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बहुत जी जाओगे, भले डॉक्टर को लग रहा है ये मरने वाला है, लेकिन डॉक्टर में मतलब ये भी होता है, कुछ कुछ होते हैं जिनके यहाँ जाके पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, जबकि उसने अभी तो कुछ दिया ही नहीं, अभी तो उसने दवाई लिखी है, अभी दवाई जाएगी, नसों में घुलेगी, तब आराम मिलेगा, लेकिन उसकी बातों से ही आराम मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब लेकिन आप देखें तो ज्यादातर, कुछ होंगे अब भी अच्छे, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट निपटाते। रीजन मीन पॉपुलेशन बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है, फीस बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है, तो उनको उतने ही लिमिटेड टाइम में पेशेंट्स को भी देखना है, हॉस्पिटल से भी टाई अप कर रखा है, वहां पे भी किसी का पेट खुला पड़ा है जिससे जाकर के किडनी निकालनी, मतलब किडनी से पत्थर निकालना है, वहां भी भागना है, फिर शाम को पेशेंट क्या बैठना है, तो फटाफट निपटाते हैं वो, फटाफट निपटाएंगे तभी तो वो, आप समझ रहे, तो अपनी वो ऑपरेटिंग साइकिल जो उनकी है वो उन्होंने क्या करी, कम कर ली। तो जितनी आप ऑपरेटिंग साइकिल अपनी कम कर लेंगे, उम्मीद है कि आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। उतनी देर में मान लीजिए वो पेशेंट दिन भर में 20 देखते थे, अगर वो 20 की जगह 50 देखने लगे, बहुत से तो डॉक्टर ऐसे हैं जिन जो क्या करते हैं, इतनी उनकी डिमांड है कि वो एक दिन में वो लिमिट कर देते, नहीं हम 50 से ज्यादा नहीं देख पाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी निपटा रहे, तब भी एक लिमिट ही है, तो उसके बाद बंद कर देते, नहीं आज का अपॉइंटमेंट बंद हो गया। चलिए देखते हैं जरा ऑपरेशनल साइकिल मेथड या कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक। अच्छा ये निकलता कैसे, अगर इसकी भी बात करें तो जैसे हम लोग ने इलस्ट्रेशन किए थे, इलस्ट्रेशन 2 किया, 3 किया, जैसे मान लीजिए मैं इलस्ट्रेशन आपको ले जाता हूं, फॉर एग्जांपल ये 3 वाले में, इसमें अगर इसमें कोई हमसे पूछे कि हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बड़ी है, तो हम उसको क्या जवाब देंगे, सुनना। हम उससे पहले ये पूछेंगे, ये बताओ तुम जब रॉ मटेरियल खरीदते हो, कैश लगाते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कितने दिन तुम स्टॉक में रखते हो, बताओ कितने दिन, आपको क्वेश्चन इसको देख के बताना, इस क्वेश्चन में कितने दिन वो रॉ मटेरियल
स्टॉक में रखता है, फिर प्रोडक्शन में इशू होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने दिन 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 दिया हुआ है 36 डेज वो स्टॉक में रखता है रॉ मटेरियल, ये 36 दिन रॉ मटेरियल रखता है। यानी अगर उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालें तो कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन रॉ मटेरियल रखा गया भी स्टॉक में 36 दिन। फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन में इशू करता है। प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होने में WIP का पीरियड पूछ रहा हूं, वो कितना दिन लगता है? 18 दिन लग जाते हैं WIP का पीरियड कंप्लीट होने में, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट बनता है। बट फिनिश प्रोडक्ट बनते ही बिक नहीं जाता। फिनिश प्रोडक्ट बन के रखते हैं, फिर मार्केट बिकता है। और बन के फिनिश प्रोडक्ट कितने टाइम रखा रहता है? 15 दिन। ये सब उसकी ऑपरेटिंग साइकिल निकल रही है। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। उसके बाद वो बिकता है। बिकने के बाद डेटर तुरंत पैसा तो देता नहीं है, टाइम लगाता है पैसा देने में। कितने दिन लगाता है पैसा देने में? डेटर कितने दिन लगाता है पैसा देने में? इसके अलावा एक ऐसा पीरियड है जो आपके लिए फायदेमंद है, जितना ज्यादा हो आपके लिए उतना बेटर है। बिजनेसमैन के लिए एक ऐसा पीरियड है जो ज्यादा हो तो अच्छा है। क्रेडिटर्स जो आपको समय दे रहा है, क्रेडिटर्स अगर आपको कह रहा है सर 60 दिन में पैसा दे दीजिए, अच्छी बात है। 80 दिन में दे दीजिए, और अच्छी बात है आपके लिए। तो वो समय जो है वो हम माइनस कर देते हैं, बाकी सब प्लस होता है, क्रेडिटर का समय माइनस होता है, और हमारी एक ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों की है। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे 36 प्लस 18 प्लस 55 15 प्लस 45 माइनस 60, 54 डेज की मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है। 54 दिन की ऑपरेटिंग साइकिल है। बात गई दिमाग में, ये सो नो? और अगर हम पूरे साल में 360 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं? और एक ऑपरेटिंग साइकिल 54 डेज की है, तो हम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर पाते होंगे? ऐसे समझ लीजिए, डॉक्टर की वजह से मान लो डॉक्टर को एक ऑपरेशन करने में 54 दिन लग जाते हैं, 360 दिन करता है तो कितने ऑपरेशन करता है? डिवाइड कर रहे हैं 360 डिवाइड बाई 54, या अप्रॉक्स निकालना हो तो डिवाइड बाई 60 कर लो। मतलब आप 360 डिवाइड बाई 54 ही कर लो। अच्छा, 6 पॉइंट समथिंग, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके करीब 6 हो पाते हैं। करीब करीब नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके जो हो पाते हैं वो 6 हो पाते हैं। 6 समझ गए कैसे निकले? और एक साइकिल कंप्लीट होने में, अगर लेट से एक साइकिल कंप्लीट होती है जो 54 दिन में, उसमें लेट से आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। एक साइकिल कंप्लीट होने में अगर मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो है पर साइकिल वो 10,000 है आपका, तो बताओ कितना होगा? 60,000 टोटल प्रॉफिट होगा। अब अगर कोई हमसे कहता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूं, अगर कोई आपसे कहता है कि सर हमको ना अपना ये 60,000 का प्रॉफिट को बढ़ाना है, हम चाहते हैं हमारा 60,000 का प्रॉफिट बढ़ जाए, तो क्या करें? अगर वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो क्या करें? आप कोशिश करिए कि ये जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल आई थी 54 डेज की, ये कम हो जाए। अब ये कम कैसे होगी सर? ये कम ऐसे होगी जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदने के बाद स्टॉक में रखते हैं 36 डेज, कोशिश करिए कम रखें। या आप अपने यहां जस्ट इन टाइम पॉलिसी अपना ले, GIT हम लोग बोलते हैं। जस्ट इन टाइम मतलब कि अगर आपको लग रहा है रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है तो क्यों पहले से खरीद के रखते हो? जब जरूरत है तब 1 2 दिन 4 दिन पहले ही खरीद लो। दूसरा काम, दूसरी कोशिश करिए, ये जो प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है 18 दिन के इस समय को भी कम करिए। अगर आपको लगता है आपकी मशीन आउटडेटेड है, टाइम ज्यादा लग लेती है, तो मशीन चेंज करिए। फिनिश प्रोडक्ट बेचने 15 दिन लग जाता है, मार्केट और कैप्चर करिए, जल्दी बिके। डेटर से आप नेगोशिएट करिए कि सर 45 दिन या 30 दिन में पैसा दे दीजिए। क्रेडिटर्स, ये सब बातें हैं कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो वो कर लीजिए। क्रेडिटर से आप बात कर लीजिए कि साहब थोड़ा समय और दे दीजिए। जब ऐसा होगा, क्रेडिटर से बात करनी, समय और दे दीजिए, बाकी सबसे समय कम करना है। जब ऐसा होगा तो ये आपका जो 54 डेज है ये तब्दील हो जाएगा 50 में, 40 में कम हो जाएंगे। अगर ये दिन कम हुए तो अपने आप आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। अभी मान लीजिए 6 ऑपरेशन, इसकी जगह अगर 8 ऑपरेशंस हो गए तो 80,000 का प्रॉफिट है। तो ये बेसिक ट्रिक होती है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से, जो हम लोग निकाल पाते हैं कि हम लोग करते हैं क्या, हम लोग एक ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं और फिर उस ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से हम लोग प्रॉफिट्स वगैरह निकालते हैं। तो अगला जो टेक्निक आपको सिखाई जा रही है वो यही सिखाई जा रही है कि आखिर ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगी। ठीक है,
अब आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए, अपने आप एक बार रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पैरा बहुत इजी है। ओल्ड सिलेबस वालों को टॉपिक मिला ये वाला? मिल गया ना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द ऑपरेशनल साइकिल मेथड, concept and application of quantitative technique. This method of working capital forecast is based on the operational cycle concept of working capital. The operational cycle refers, yahan se padhna, the operational cycle refers to the period that a business enterprise takes in converting cash back into cash. ऑपरेशनल साइकिल पीरियड वो है जो कैश को वापस कैश में कन्वर्ट करना। अब इस दौरान में बीच में क्या क्या हुआ होगा? प्रोडक्शन हुआ होगा यानी WIP, फिर फिनिश प्रोडक्ट, फिर सेल यानी डेटर, फिर कैश। तो कह रहे हैं उसको कैश को कैश में कन्वर्ट करने में जितना टाइम लगता है वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है। इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट द चेन ऑफ इवेंट्स, कौन से इवेंट? फ्रॉम कैश टू प्रोडक्शन एंड बैक टू कैश, is termed as operating cycle. As an example, manufacturing firm uses cash to acquire inventory of material that is converted into, किसमें कन्वर्ट होती है? सेमी फिनिश गुड्स, जिसको आप WIP बोलते हैं, सेमी फिनिश भी बोल सकते हैं। एंड देन फिर किसमें कन्वर्ट होती है? और फिर फिनिश गुड्स को आप कस्टमर को बेचते हैं, फिर किसमें कन्वर्ट होता है? अकाउंट रिसीवेबल में। और फिर कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं तो अगेन किसमें कलेक्ट हो जाता है? कैश। ये पूरा जो होता है ये एक ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कंप्लीट हुई। Thus, ये जो एक सर्किल है जो मैंने आपको दिखाया अभी, thus a circle from cash back to cash is called operating cycle. Each of the above operating cycle stage is expressed in terms of number of days of relevant activity and requires a level of investment to support it. Sum total of इन सारी एक्टिविटीज का स्टेज वाइज इन्वेस्टमेंट का वही आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल है। कैसे निकालेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल? ये एक सुंदर सा फॉर्मूला है सर, ये याद करना है, अगर आप देखो तो अभी याद हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, जो जो प्लस किया वो सब लिखा है। टी बोल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल को, कुछ लोग टी बोल देते हैं, कुछ लोग ओसी बोल देते हैं, कुछ लोग एन बोल देते हैं, कुछ भी बोल दें। आर माइनस सी क्या है? आर है रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, जो ऊपर नहीं था वो 18 दिन या जितने भी था। सर सी क्या? एक ही चीज माइनस हो रही थी, क्रेडिटर, वो यहां माइनस कर दो या आखिरी माइनस कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। डब्ल्यू क्या होगा फिर बताओ? अच्छा, WIP का टाइम, एफ क्या होगा? फिनिश गुड्स का टाइम, और बी बोल रहे हैं ये डेटर्स के टाइम को। अब पढ़ लो, नीचे लिखा है इन्होंने सब कुछ। तो कुछ लोग इसको जिसे बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डेटर्स को डी ही बोलते हैं, तो वो अपनी अपनी मर्जी है, उससे कोई फर्क है नहीं। हो सकता है ओल्ड सिलेबस में यही फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से दिया हो, लेकिन वो भी ठीक है, आपका वो सेम ही है, बस इन्होंने वो अलग यूज कर लिया। इन्होंने सी माइनस बाद में कर लिया है, ठीक है। हाँ, तो T stands for total period of operating cycle in number of days. R stands for number of days of raw material and store consumption requirement held in raw material, यानी R का मतलब जितने टाइम स्टॉक आपका रॉ मटेरियल रहता है उतने दिन। C का मतलब है नंबर ऑफ क्रेडिटर्स के टाइम, यानी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज ऑफ परचेज इन ट्रेड क्रेडिटर। W स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेल्ड इन WIP। F स्टैंड फॉर फिनिश गुड्स का टाइम, और B स्टैंड करता है बुक डेट्स को, ये B ले रहे हैं तो डेटर्स हैं यानी, ठीक है, उसके लिए B है। तो हमें ये सारे टाइम, अभी देखिए जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेशन 2 में तो टाइम था, तो मैंने उसमें टाइम था मतलब टाइम गिवन था, तो मैंने उसमें प्लस माइनस करा के आपको सिखा दिया। बट अब यहां पे क्या होगा, आपको टाइम दिया नहीं होगा, आपको टाइम खुद निकालना होगा। इन फॉर्मुलेस को यूज करके आपको टाइम निकालना होगा। फिर जब टाइम निकल जाएगा, एक होता है जो टाइम निकल गया हाथ से, वो नहीं,
जब ये वाला टाइम कैलकुलेट हो जाएगा तो आप सारी चीजें प्लस कर लेंगे और सी माइनस कर देंगे, आपका टाइम आ जाएगा, मतलब समझ गए। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, क्या करना पड़ेगा भाई, R इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर अपॉन एवरेज पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर। आप कहो तो मैं आपको समझा देता हूं, तो याद करना नहीं पड़ेगा या इजी हो जाएगा अगर आप कहो, या फिर ये कर लो तो भी ठीक है, चल जाएगा, रहने देते हैं, थोड़ा भाव मैं खा लेता हूं। नहीं, देखो अभी आपने जो ऊपर क्वेश्चंस करे थे, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, वहां पे था क्या, वहां पे आपको दिन दिए थे और आप स्टॉक निकाल रहे थे रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। फॉर एग्जांपल मान लो वो कह रहा था जैसे कि पूरे साल में कोई भी एक इलस्ट्रेशन ही उठा ले, क्या एक इलस्ट्रेशन ही उठा ले, उसी समझाते हैं आपको, ऊपर ही चलते हैं। इलस्ट्रेशन जो आपने किए थे इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं। ये उठा लेते हैं, इसमें पूरे साल में 5 लाख यूनिट्स बन रही थी, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने दिन का था, 36 डेज, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, 1 रुपए। तो आपने क्या किया था, सुनना, आपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाला था। कैसे निकाला था सर आपने, आपने 5 लाख यूनिट्स ली थी, इंटू 1 किया था, इंटू 36 किया था, अपॉन 360, ये आया था आपका। सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये यही किया था, है ना। अब मैं अगर कहूं कि इसको हम फॉर्मूले में भर दें, तो ये तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था ही, ये 5 लाख को मैं क्या बोल सकता हूं, 5 लाख रुपये, 5 लाख क्या थी, यूनिट्स, एनुअल प्रोडक्शन, 5 लाख क्या था, एनुअल प्रोडक्शन, और ये 1 क्या था, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये 36 क्या था, ये था आपका आर, जो डब्ल्यू ऑपरेटिंग साइकिल में निकाल रहे हैं ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने दिन रखना पड़ता है, वो 36 दिन, उसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं स्टॉक नंबर ऑफ डेज, ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो चलो, नंबर ऑफ डेज स्टॉक हेल्ड, नंबर ऑफ डेज स्टॉक हेल्ड, स्टॉक हेल्ड, अपॉन 360 क्या था, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। परेशान न होने, कोई याद नहीं करना है फॉर्मूला, बस उसी से बनाया ही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना होता था तो हम एनुअल प्रोडक्शन उठाते थे, उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ डेज स्टॉक हेल्ड को मल्टीप्लाई करते थे, अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइड करते थे। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको इसमें से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खुद दे देता हूं कि ये है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरा 50,000 रुपए है फॉर एग्जांपल, एनुअल प्रोडक्शन भी दे देता हूं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट भी दे देता हूं, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर तो पता ही होता है, कोई दे या ना दे। और आपसे कहूं कि ये निकाल दो, तो ये निकाल लोगे, ये ही निकाला गया, बस इसी का फॉर्मूला बनाया गया। अगर इसी का मैं यहां से फॉर्मूला बनाऊं तो ये कैसे निकलेगा, इसी का मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं, ये नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टॉक हेल्ड निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ऐसे हो जाएगा, आप समझ पाओ तो। अगर यहां लिखूं, ये हो जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर उधर चला जाएगा, ये समझ रहे हो आप। या ऐसा कर लें, एक काम करते हैं, चलो एक एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुको, आपको और इजी कर लेते हैं। एनुअल प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या चीज होती है, टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर ईयर, एनुअल प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, क्या होता है, नहीं नहीं 360 तो होता है, इसको डिवाइड अगर कर दें 360 से तो क्या आएगा,
यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर डे, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये पोर्शन जो मैंने रेड से मार्क किया, ये क्या आया, एनुअल कंजम्पशन ऑफ, यानी ऐसे लिख रहा हूं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनटू, जितना मैंने रेड से किया है इसकी जगह में लिख सकता हूं एनुअल, एनुअल नहीं सॉरी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन पर डे। ये समझ गए कैसे, एनुअल प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कर देंगे तो एक दिन का कंजम्पशन आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ डेज स्टॉक हेल्ड। अब बताओ नंबर ऑफ डेज स्टॉक हेल्ड निकालना हो तो कैसे निकलेगा, क्या किससे डिवाइड होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। अब इनका फॉर्मूला देखो, अब इनका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, ऊपर क्या है, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर अपॉन एवरेज पर डे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ऊपर है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोल रहे थे इतनी देर से, ये है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आप निकाला करते थे, 50,000 निकाला आपने इलस्ट्रेशन 2 में। और ये क्या, एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या है, एवरेज कंजम्पशन पर डे क्या है, एनुअल प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट अपॉन 360 या 365 एज द केस में भी, समझे। अब आप लेकिन याद करना ये, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सेम तरीके से इन्होंने ये निकाला है, यानी हर क्वेश्चन में हमें दिन दिए होते थे और हम पीरियड निकालते थे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां स्टॉक दिया होगा और पीरियड निकालना होगा, तो फॉर्मूला बेसिकली वही लगता है बट उसको फॉर्मूले का रूप दे दिया ये, ठीक है। तो अब आपका काम क्या रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, इजी होता है ये भी। आप पहले तो एक काम करना है, इन फॉर्मुलेस की मदद से, पहले एकदम से याद नहीं होगा, इन फॉर्मुलेस की मदद से इलस्ट्रेशन 5 करना, सिर्फ फॉर्मूला रखते जाओगे आपका आंसर आता चला जाएगा। और इलस्ट्रेशन 6 कर लेना, शायद 2 ही दिए हैं क्या, हाँ, ये 5 और 6 करना। उसके बाद जब आ जाएगा, अच्छा ये सब आर और ये सब आ जाएगा सी, तो आप निकाल लोगे वर्किंग कैपिटल साइकिल, प्लस माइनस क्या करना है आपको पता है ना। जब आ जाए फिर घर में 15-20 मिनट लगा के फॉर्मूला भी याद कर लेना, पहले लिख लिख के फॉर्मूला करना, भले ही एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार कर लेना तो अपने आप याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला। और ये क्रेडिटर्स है, स्पेलिंग सही कर लेना घर पे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, चलो थैंक यू, खत्म करें। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये आपका, लेकिन ये जो है ना इसके आने की संभावना रहती है ऑपरेटिंग साइकिल, ओल्ड सिलेबस में भी आप देखोगे तो आपको एमसीक्यू काफी सारे उसके मिलेंगे, ठीक है।